नमस्कार। चुनाव जंक्शन के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं आपको मैं चिदानंद। हम रेगुलर आपके सामने आएंगे बिहार इलेक्शन को लेकर। आप सबको पता है कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल सितंबर में ख़त्म हो रहा है। नवंबर 10 से पहले बिहार विधानसभा चुनाव होना चाहिए और नए इलेक्टेड सीएम और एमएलए ये सब चुना जाना चाहिए। बिहार जो जिसके 40 लोकसभा है और विधानसभा 243 है। आपको पता है भारतीय पॉलिटिक्स में बिहार का एक वजूद है। बिहार पॉलिटिक्स डिफाइन करता है कि सेंटर का पॉलिटिक्स कैसा हो और दूसरे राज्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में हम रेगुलर चर्चा करेंगे। आज ऐसे चर्चा की ये पहला शुरुआत हमारे साथ आलोचना करने के लिए है बिहार की निवासी जो चुनाव जंक्शन के भी एसोसिएट एडिटर है रवि राजन जी। रवि, स्वागत। ऐसे ही बात करते हैं, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ बिहार इलेक्शन? हाँ, नमस्कार। देखिए, जो बिहार इलेक्शन का सिग्निफिकेंस है, अभी हम अगर बिहार में लीडरशिप देखें तो दो लेवल ऑफ लीडरशिप है। एक लीडरशिप जो कि जेपी आंदोलन से निकला, नीतीश, लालू और उनके साथ साथ वो जो भी उस टाइम की जितनी लीडरशिप है, अब उनका एक काइंड ऑफ एंड आते हुए हमें दिख रहा है। और एक नए लीडरशिप की अभी एक पोजीशन और पोस्ट खाली दिख रही है, जहां पर नए लोग आ सकते हैं और बिहार को आगे ले जा सकते हैं। इस सिलसिले में अगर हम अभी देखें तो राजद जैसी पार्टियों में तेजस्वी यादव वो अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं। जैसे जो चिराग पासवान, जो रामविलास पासवान के एलजेपी जो बेटे हैं, रामविलास। वो भी अपना पोजीशन और वर्चस्व वो करना चाहते हैं। अगर हम नई नई पार्टी देखें, प्रशांत किशोर, वो भी एक जो भी एक पोजीशन खाली होने वाला है उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि इस इलेक्शन के बाद बिहार को एक नया लीडरशिप मिलेगा और वो किस तरीके से वो बिहार को आगे वो दिशा दिखाएंगे। इस तरीके से ये जो इलेक्शन है 2025 का, ये बिहार के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है कि उसको एक नया लीडर मिले, यंग नेता मिले जो कि बिहार को जो भी आशाएं हैं उसको वो पूर्ण करे। और एक देखा जाए तो जैसे छोटे छोटे पार्टी रहे, हम जितन राम मांझी जी का बेटा और एक नीतीश कुमार जी का बेटा जो निशांत, वो भी बातचीत करने लगे हैं मीडिया से। तो ये जो सेकेंड लाइन लीडरशिप है वो खड़े हो गए। जैसे तेजस्वी और रामविलास जी का बेटा चिराग, वो केंद्र में मंत्री में है, वो खड़े हो गए। तो ये निर्धारण करेगा कि आगे का लीडरशिप क्या होगा, वो इस इलेक्शन में निकल के आ जाएंगे। बिहार इलेक्शन में तो सिंगल मेजोरिटी नहीं होता है। सालों से ये चला आता है कि वो अलायंस की गठबंधन ही सरकार करना पड़ता है और दो गठबंधन है। जैसे एक है एनडीए एनडीए लेड बाय बीजेपी इन बिहार, लेड बाय जेडीयू एंड बीजेपी एंड अदर छोटा छोटा क्षेत्रीय दल। और एक है इंडिया अलायंस का, जिसे महागठबंधन भी बोला जाता है। और एक बिहार पॉलिटिक्स में बोला जाता है, बिहार पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज लाइक त्रिकोणीय। त्रिकोणीय मतलब जैसे तीन कोना होता है वो 180 डिग्री होते हैं। जिस टाइप में दो कोना आ जाता है वो भारी रहता है। जैसे ये नीतीश कुमार जो पाला, वो नीतीश कुमार जिधर भी जाते हैं सरकार उसका ही जो बनता है वो जी। 2005 से वही ट्रेंड है जी। तो सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मेजर एंड माइनर पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलायंस इन बिहार कैसे देखते हो? देखिए, मतलब जैसे आप मतलब लीडरशिप की बात किए पहले कि ये नए नए लीडरशिप आ रहे हैं, दो जो एनडीए है और महागठबंधन है। महागठबंधन की तरफ से तो क्लियर है कि एक ही यंग लीडर्स आ रहा है, तेजस्वी क्योंकि यादव। मतलब तेजस्वी यादव, क्योंकि अभी हमने हाल ही में जब राहुल गांधी बिहार गए थे, जब पूरा भारत बंद और जब हुआ था, तो राहुल गांधी जब गए थे तो कन्हैया कुमार को स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया गया था। तो कन्हैया कुमार भी एक कांग्रेस के लीडर है। एक हम यंग लीडर है और जिनको बिहार जानता है, उनको कांग्रेस आने नहीं दे रहा है। अब जो भी रीजन हो सकता है, अब कांग्रेस का वो रीजन है कि जो उनके साथ अलायंस पार्टीज है उनका वो रीजन है। तो अभी हम मान के चलते हैं कि महागठबंधन की तरफ से बस एक ही लीडर है जो अभी उभर के सामने आ रहा है, जो कि यंग, जो कि अपना तेजस्वी यादव, क्योंकि तेज प्रताप यादव को भी आपने देखा कि अभी पार्टी ने उनको साइडलाइन किया। तो उस तरफ तो क्लियर है। पर जहां रही एनडीए की बात, इसमें अगर हम देखें तो एलजेपी मतलब चिराग पासवान, उसमें और जेडीयू में जो हमने पिछले इलेक्शन में देखा क्या था, तो अभी भी पोजीशन क्लियर नहीं है, क्योंकि मतलब चिराग पासवान खुलकर समर्थन नहीं कर पा रहे अभी भी। ऑल्दो उनका लोकसभा के बाद एनडीए में पोटेंशियल बढ़ा और उनकी पकड़ बढ़ी है, जिसको एनडीए कभी इग्नोर नहीं कर सकता।
लेकिन फिर भी हम देखें तो क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान को एक्सेप्ट करेंगे? क्या सम्राट चौधरी और चिराग पासवान एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि सम्राट चौधरी भी बीजेपी में काइंड ऑफ यंग लीडर ही आएंगे। पर अगर हम प्रशांत किशोर की तरफ देखें, वो जिस तरीके से दोनों को टारगेट कर रहे हैं, वो भी एक अपना पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो जो है, जो जनसुराज क्लियर है, मतलब प्रशांत किशोर उनका फेस होगा, जो महागठबंधन है उनका क्लियर है कि तेजस्वी यादव फेस होगा यंग लीडर्स का। पर जो एनडीए जो खेमा है अभी भी डिसाइड करने में अभी वो क्लियर नहीं हो पाए हैं कि उनका यंग फेस कौन सा होगा। और मतलब रही बात जहां हम पार्टी की, जीतन राम मांझी जी की पार्टी का, तो वो भी मतलब उतना प्रेशर नहीं एग्जर्ट कर पाएंगे, क्योंकि उनको जो केंद्र सरकार में जो पोजीशन दिया गया है, हमको लगता है इंडिया की तरफ से उनको खुश रखने की काफ़ी कोशिश की गई है कि वो और ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। तो ये अभी मतलब लगभग सारे मतलब दलों का स्थिति है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी एनडीए खेमे में उनको सीट शेयरिंग को लेकर। ये सीट शेयरिंग के बाद हम बोल दे, हम दर्शकों को ये बता दें कि बिहार में कुल 243 सीट है। ये जो सीट बंटवारा का बात है वो एनडीए में क्यों होगा कि बीजेपी वाले हर कोई कुछ ना कुछ प्रोग्राम में बोलते रहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना तब पूरा होगा जब बिहार में अपना खुद का सीएम होगा। और पार्टी में भी ये बोला जाता है कि हम उड़ीसा में आ गए, हम पश्चिम बंगाल में अच्छा कर रहे हैं, सब राज्य में आ गए, तो हम बिहार में अगर अपना सीएम देंगे तो वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी अटल बिहारी वाजपेयी को। पर बात यह है कि बीजेपी के पास अभी भी उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो 243 सीटों पर अपना कैंडिडेट दे सकते हैं। तो और जेडीयू के बात ये बोलते हैं कि जेडीयू के लोग बोलते हैं तुम नीतीश कुमार को नेता मानो या ना मानो, उनको कितना भी बदनाम करो या ना करो, वो 12 से 13% वोट अपने पॉकेट में लेके चलते हैं और जिस तरफ रहते हैं वो रिलीवेंट होते हैं। वो 2024 में भी पता चल गया, 2015 में भी पता चल गया, 2019 में भी पता चल गया। तो जेडीयू वाले ये बोल रहे हैं कि हम अलायंस करेंगे तो 123 सीट पर हम लड़ेंगे और जो बाकी रहा वो दूसरे लड़ेंगे, और किसको क्या देना है अलायंस को वो बीजेपी अपने खेमे से देंगे। ये बात जेडीयू के लिए बोला जाता है क्योंकि वो चिराग को एक क्योंकि चिराग के ऊपर जेडीयू का वो जो लास्ट इलेक्शन में वो थोड़ा ये है। इस माहौल में कुछ जानकारी ये बता रहे हैं कि ये दोनों गठबंधन रहने के बाद जो रहेंगे छोटे छोटे दल जैसे बीएसपी, असदुद्दीन ओवैसी और छोटा छोटा दल जैसे देवेंद्र यादव जी है, बहुत लोग हैं ये और कुछ स्वाधीन लोग हैं, वो लोग और मिलकर भी 20 सीट अगर ले आए तो वो पोस्ट इलेक्शन एक डिटरमिनिंग फैक्टर हो सकता है। पर हम अभी आ जाएंगे थोड़ा दिलचस्पी जिसमें है सारा, हम देख रहे हैं इंटरनेट में हर रेगुलर के दिन प्रशांत किशोर जी का इंटरव्यू आता है, यह आता है, तो प्रशांत किशोर जी का जनसूरज अफेक्ट हो सकता है ये बताते ये आता है। तो ये बताइए प्रशांत किशोर जी का जो 2022 से जो यात्रा था, 2015 का जो यात्रा था, उनका पॉलिटिकल टर्निंग बिहार और क्या वो टारगेट कर रहे हैं और क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा आलोचना करते हैं। देखिए, जो आपने सबसे जो पहले वाली बात कही कि मतलब सीट शेयरिंग और या फिर जो भी मतलब क्या समीकरण होगा, तो मतलब अगर हम महागठबंधन की तरफ देखें तो लास्ट बार जो सीट शेयरिंग हुआ था उसमें लेफ्ट पार्टीज ने काफ़ी उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, कांग्रेस से ज़्यादा कांग्रेस का थोड़ा कम था। तो इस बार हो सकता है कि बीजेपी या फिर एनडीए को इस बार सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज कर सकती है सीट शेयरिंग में और लेफ्ट पार्टीज को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटीज दिया जा सकता है। मतलब सीपीआई एमएल ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा था माला, जिसका जनरल सेक्रेटरी है दीपंकर दासगुप्ता भट्टाचार्य, और इस बार उनके साथ वीआईपी पार्टीज भी है तो उनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। पार्टी मुकेश सैनी जी का जी, तो महागठबंधन के पास उसमें तुम जो होगा उसमें राजद के पास मेजोरिटी सीट्स होंगी और बाकी लगभग 140 के आसपास। तो ये खेमा ऑलमोस्ट ठीक है। प्रशांत किशोर जी ने बोल दिया कि वो 243 सीटों पर अपने कैंडिडेट देंगे, अपने किसी के साथ नहीं करेंगे। अगर किसी को गठबंधन करना है तो आप हमारे में विलय कर दीजिए। ये चिराग पासवान के कंटेक्स्ट में उन्होंने ये बोला है, क्योंकि वो 243 पे दे रहे हैं। अगर चिराग पासवान चाहते हैं हमारा समर्थन करने तो आप मेरा पार्टी में विलय कर लीजिए। और रही बात जहां एनडीए की, तो हमें पता है कि नीतीश कुमार का क्या सिग्निफिकेंस है सेंटर में, उनके भरोसे सेंटर में सरकार टिकी हुई है नायडू की वजह से। मतलब ये एक मतलब फैक्टर तो है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार और चिराग पासवान का जैसा आपने बोला वो तो है।
तो बीजेपी नीतीश कुमार को छोड़कर कभी भी नहीं जा सकती है। तो नीतीश कुमार इसका भरपूर अपना वो फायदा लेना चाहेंगे, अपना प्रेशर वो एग्जर्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं न्यूज़ में आए दिनों हमें ये देखना पड़ रहा है कि एनडीए खेमे में भी बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे पर भी टारगेट करते हुए दिख रहे हैं। जैसे सावन के समय में ललन सिंह वाला हमने देखा कि वो मटन पार्टी वाला जो हुआ, तो उस पर बीजेपी के नेता लोगों ने उनको टारगेट करते हुए दिखे। तो मतलब एनडीए में भी अभी से थोड़ा सा टसल शुरू हुआ। ये टसल ये नहीं है कि उनके पार्टी के अंदर कन्फ्लिक्ट है, बस सीट शेयरिंग में किसको ज़्यादा सीट मिले। और इस बार चिराग पासवान के 5 सांसद हैं, तो उनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, 100% है लोकसभा में। लोकसभा उनका में विधानसभा में एक ही एमएलए था और वो विलय हो गया जेडीयू में। जी। तो पर हमको अभी के हिसाब से देखना, क्योंकि अभी जो ये रिसेंट में कंक्लूड हुआ इलेक्शन लोकसभा, तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो चिराग पासवान भी सीट डिमांड करेंगे और जीतन राम मांझी भी 4 या 5 सीट बोलेंगे। वो तो हालांकि बोल रहे हैं ज़्यादा, पर एटलीस्ट 4 या 5 भी अगर दिया जाए, और 20 बोलेंगे तो 5 मिलेगा ना। हाँ, तो इसीलिए अभी सब कोई अपना अपना बढ़ाकर बोल रहा है कि उसको मतलब अच्छे से उसका एडजस्ट किया जाए शायद। और उसमें एक उपेंद्र कुशवाहा भी मतलब फैक्टर है कुशवाहा वोटर को टारगेट करने के लिए। तो एनडीए के लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि वो सीट शेयरिंग कैसे करते हैं। और जो दूसरा बात बोले प्रशांत किशोर का, जो आप जर्नी बोल रहे हैं कि वो कैसे अभी बढ़ के आगे आ रहे हैं, तो अभी अगर हाल का सर्वे देखेंगे, अभी सबसे रिसेंट सर्वे जो अभी कुछ दिनों पहले ये सर्वे आ रहा था कि एनडीए अभी भी बढ़त में है, 130, 35, 100 सीटें थी, पर अभी 2 दिन पहले का अगर आप सर्वे देखेंगे तो एनडीए जो है 122 सीटों पर आ गया, नीचे आ गया थोड़ा सा, और महागठबंधन एंड अदर्स वो 121 पर आ गया। और इसमें जो है प्रशांत किशोर का जो पॉपुलैरिटी है, जो पहले कम था, जो कि उनके बाई इलेक्शन के चलते थोड़ा सा डाउन हो गया था, क्योंकि बाई इलेक्शन में उनसे काफ़ी उम्मीदें थी। ऑल्दो उसको उन्होंने कवर करने के लिए अलग अलग तरीके से समझाया कि पहली पार्टी है जो इतना परसेंटेज ऑफ वोट लाई इलेक्शन में, पर थोड़ा सा उनका डाउन हुआ था, उनका पॉपुलैरिटी डाउन हुआ था, पर अब वो बढ़ता हुआ दिख रहा है और उनका वोट शेयर लगभग 10% के आसपास बढ़ गया। और वो जिस तरीके से अपने इलेक्शन कैंपेन को वो ले जा रहे हैं, अगर हम देखें जिस टाइप का वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, पहले उन्होंने जो भी एक सेट ट्रेंड था बिहार में वोट देने का कि लोग जात पर वोट देते हैं, तो उन्होंने इसको तोड़ा कि लोग जात पर वोट नहीं देते हैं, मोदी जी का कौन सा जात है और मोदी जी के जात के कितने लोग बिहार में रहते हैं कि उनको 40 में से 39 एमपी दिए, उसको तोड़ा। वो उन्होंने करप्शन को वो किया कि इतने सालों तक ये लोग आए, इतने नेता आए, ये सरकार आई, वो सरकार है, लेकिन बिहार अभी भी वहीं का वहीं है। उन्होंने बीजेपी को टारगेट किया कि गुजरात में इतना डेवलपमेंट हो रहा है पर यहाँ पर छोटा सा भी नहीं हो रहा। मोदी जी इतने सालों में एक बैठक नहीं की बिहार के लिए। तो पहले तो उन्होंने पॉलिसी, करप्शन और लोगों को समझाया। वो वोट मांगने नहीं जाते, वो अपने मीटिंग में बोलते हैं कि मैं वोट मांगने नहीं आया हूं, शिक्षा के बारे में बोलते और वो हैं। शिक्षा के बारे में बोलते हैं और लोगों को ही बोलते हैं कि ये आपकी कमी है। तो उनका ये रहा कि सबसे पहले लोगों को एजुकेट किया जाए। और अब उन्होंने क्या किया है, एक नया स्ट्रेटेजी कि एक एक लीडर को पकड़ के 1 या 2 सप्ताह में उसको टारगेट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि अशोक चौधरी को उन्होंने टारगेट किया जब वो एज ए प्रोफेसर उनकी नियुक्ति हुई। उससे पहले भी उन्होंने उसको टारगेट किया कि वो किस पार्टी में थे, सब पार्टी में जा चुके हैं, मतलब बेटी किसी और पार्टी में है, वो किसी और पार्टी में है, बेटा किसी और पार्टी में है। अभी हमने देखा हाल फिलहाल में सम्राट चौधरी को उन्होंने टारगेट किया। तो इसको लेकर अभी बाकी लीडर्स में क्या है कि जो भी आ रहा है वो प्रशांत किशोर के खिलाफ बोल नहीं रहा है, थोड़ा ना कहीं डर है। सब उसको भाई बोल रहे हैं, वो बहुत बड़े नेता है। अशोक चौधरी ने बोला कि भले ही हमने उनके ऊपर केस किया है, लेकिन फिर भी हम उनका इज्जत करते हैं कि वो बिहार के बारे में बोल रहे हैं। शहनवाज हुसैन भी बोल रहे हैं, क्योंकि उनको भी डर है कि मुस्लिम वोटर्स, जो कि हम मानते हैं कि वो आरजेडी का एमवाई कॉम्बिनेशन है, लेकिन प्रशांत किशोर ने पदयात्रा के टाइम में मुस्लिम लोगों का अलग से सब जगह मीटिंग किया है। और अगर मुस्लिम वोटर्स को प्रशांत किशोर के ऊपर विश्वास हो गया तो कहीं ना कहीं एक बड़ा वोटर्स अगर उसकी तरफ शिफ्ट हो गया तो ये राजद को भी थोड़ा सा झटका दे सकता है। और जो सर्वे आ रहा है वो अर्बन और सेमी अर्बन सीट जो है, जहाँ पे बीजेपी अच्छी है पहले से, उस सीट पर प्रशांत किशोर का ज़्यादा वोट बढ़ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर दोनों अलायंस के लिए, वो दोनों के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है वो दोनों के लिए करेंगे। क्योंकि अगर एजुकेटेड यूथ में करते हैं, अगर हम अभी भी देखें तेजस्वी यादव को छोड़ दें, तो जो कांग्रेस के पास यूथ अभी भी नहीं है, तो वो यूथ जो एक लीडरशिप खोज रहा है, जो बिहार के बारे में सोचता है, क्योंकि बाकी नेता जो हैं वो बिहार के बारे में उतनी बात नहीं करते हैं।
और प्रशांत किशोर बिहार के बारे में बात करते हैं और बिहारियों के बारे में बात करते हैं, उनकी दिशा और दशा के बारे में बात करते हैं। तो अगर यूथ को थोड़ा भी अगर उम्मीद दिखा तो जो वोटर्स बीजेपी और एनडीए की तरफ यूथ है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है और महागठबंधन से भी वो यूथ जा सकता है। अगर पर मुस्लिम पॉपुलेशन में बोले तो वो थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है। अभी मुद्दे को आ सकते हैं, अभी हम उड़ीसा में देखे कि जो पेपर लीक हुआ था उस पर बड़ा होना, बिहार में भी होता रहता है, और जो इलेक्शन कमीशन का वोटर रोल आउट के लिए जो एसआर ईसा बने वो माइग्रेंट लेबर का आ जाना, कौन सा मुद्दा एक्रॉस पार्टी लाइन और एक्रॉस बिहार में प्रभाव रहेगा आपको लगता है इस चुनाव में? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट तो एक बहुत बड़ा इशू है ही ऑलरेडी। ये तो अभी हम लोग नेशनल लेवल पर भी देखे, ऑल्दो ये मीडिया मुद्दा चर्चा नहीं हुआ, पर कुछ सोशल मीडिया वालों ने कवर किया कि जिस तरीके से एसएससी और रेलवे एग्जाम में ये चीज़ें हुई कि लाखों लोग सड़क पर उतरे, शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा जैसे हमने देखा बीपीएससी का कितना प्रोटेस्ट हुआ, उसको प्रशांत किशोर ने समर्थन दिया। प्रशांत किशोर को बीपीएससी को समर्थन देना वो कोई एक अचानक लिया हुआ निर्णय नहीं था। अगर हम प्रशांत किशोर का पूरा अगर ट्रैक चेक करें तो जब वो पदयात्रा के स्टार्टिंग में ही वो सर्वे करते थे कि कौन सा मुद्दा है जो बिहार के लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्या किसान ज़्यादा इफेक्टेड है, कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, कि करप्शन ज़्यादा है, कि शिक्षा रोजगार ज़्यादा। उनके पास ऑलरेडी डेटा था। बिहार में इन 2 सालों में बाढ़ आया था, प्रशांत किशोर लास्ट ईयर बाढ़ के लिए नहीं बोले थे, इस साल भी बाढ़ के लिए नहीं बोल रहे। किसानों का भी मुद्दा आया, उतना नहीं बोले। पर इस बीच में बीपीएससी का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें हम देखें कि प्रशांत किशोर ने खूब मतलब बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। तो उन्हें पता है कि किस मुद्दे पर बिहार को लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। और रही बात बाढ़ का मुद्दा, तो ये हर साल की बात है और प्रशांत किशोर इस पे भी बोलते हैं कि जो भी स्ट्रैटेजी है, ये कोसी नदी का वो हो या गंडक नदी का अलग अलग परियोजना हो, इसको पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा। तो ये जितनी पार्टियां हैं, मतलब महागठबंधन हो, एनडीए हो, ये लोगों ने बाढ़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि ये हर साल का बात है, हर साल फंड आएगा और हर साल यूज होगा। और वो कैसे यूज होता है, किस तरीके से कहाँ जाता है, किसी को पता नहीं चलता है। तो बाढ़ है जब बहुत बड़ा फैक्टर, हमको नहीं लगता कि इस इलेक्शन में होगा, पर अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मतलब फैक्टर मतलब हो सकता है। और रही बात महिला वोटर्स की, जो हम लोग पिछला 3-4 इलेक्शन में देख चुके हैं, छत्तीसगढ़ का हो, उड़ीसा का हो, दिल्ली का हो, जो 50% जो महिला वोटर्स है, जो पहले हम लोग मतलब समझ के चलते थे कि ये जो वोटर्स हैं अपने घर के मतलब हेड ऑफ द हाउस के कहने पे डिपेंडेंट है, पर ये सबसे पहले नीतीश कुमार ने ही चेंज किया था जब शराबबंदी को लेकर उन्होंने किया। और एक बहुत बड़े औरत वोटर्स को, शराबबंदी के बारे में आप बोले, शराबबंदी क्या सच में हुआ है बिहार में? तो शराब ऐसा बंद तो नहीं है पूरी तरीके से बिहार में। तो ये नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं एक मास्टर प्लान बताया गया था औरत वोटर्स को टारगेट करने के लिए। ये अब उतना कारगर नहीं दिख रहा है, पर औरत वोटर्स जो महिला वोटर्स हैं उनको टारगेट करने के लिए हम देख रहे हैं। तो आरजेडी ने माई बहन योजना किया कि वो 2500 रुपया देंगे, और तेजस्वी यादव ने हाल में ही बोला कि हमने झारखंड में दे रहे हैं तो हम यहाँ भी देंगे। हमने बीजेपी को भी देखा कि यहाँ पर मतलब उड़ीसा में भी सुभद्रा योजना के नाम पर उन्होंने जो कि मिशन शक्ति ऐसा जो एक स्ट्रॉन्ग जो मतलब फीमेल का जो एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसको भी अपने तरफ वो खींचने के लिए। तो महिला वोटर्स को इग्नोर नहीं कर सकते, जिसमें आरजेडी ने अपना बहुत पहले से ही एक स्टेप ले लिया है। अब लास्ट आ गए हैं, हम इसके बाद नेताओं के बारे में बात करेंगे, पर एक जो हिस्सा है वो एसआईआर का हिस्सा है और माइग्रेंट लेबर जो बाहर रहते हैं उस हिस्सा को लेकर भी तेजस्वी यादव का प्रेस मीट आ गया। एक बार वो बोलते कि हम चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो वो मुद्दा कैसे रहेगा और कैसा चल रहा है, उस मुद्दे के बारे में थोड़े बताइए। देखिए, अभी तेजस्वी यादव की 3 दिन पहले रैली हुई थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि हम चुनाव को बैकआउट करेंगे, जाएंगे नहीं। पर 3 दिन पहले उन्होंने क्या बोला कि आप लोग इंश्योर करिएगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट से हटे नहीं। तो वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो तो लोगों को बोल रहे हैं कि भाई आप लोग इंश्योर करिए कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में। तो वो मान गया कि सरकार ये काम करके रहेगी, मतलब वो बैकआउट तो नहीं कर रहे हैं। और अभी हमने जो राहुल गांधी की ये देखी, तो इस पे इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि हमें राजनीतिक दलों से कोई कंप्लेन नहीं आया है, लोगों ने कंप्लेन किया है, उसको वो दूर किया जाएगा। 5000 लोगों ने कंप्लेन किया है। तो और जो बिहार के बाद एक बहुत आबादी रहते हैं
जो वोट में वोट देने जाते हैं बिहार, हम्म, तो वो एक टाइप का फ्लोटिंग वोटर होता है, उनका क्या रहता है, वो कैसे वोटिंग पैटर्न कर सकते हैं आपको लगता है? क्योंकि तेजस्वी और प्रशांत किशोर ये सब डर रहे थे कि वो लोग आएँगे तो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, इसीलिए उनका नाम कटवा जा रहा है। तो उसको कैसे देखते हैं? अ, देखिए, जो माइग्रेंट लेबर का जो जो वोट है, अ, ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर जॉब कर रहे हैं। ये एक काइंड ऑफ नेशनल लीडरशिप पे भी डिपेंड करता है। जैसे और कोई महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में बीजेपी गवर्नमेंट है, वो उनको वो कर रहा है तो वो भेजने के थोड़ा काम। सा अगेंस्ट में आएगा। लेकिन अभी के हिसाब से जो अगर हम सोशल मीडिया थोड़ा देखें, तो जो डिफरेंट पार्टीज जो अभी तक जिन्होंने पावर में रहा है, उनका मोटा मोटी ये मानना है कि जो भी बिहार के लोग बाहर काम करते हैं, वो अगर काम करना छोड़ दे तो वो शहर में कुछ हो नहीं पाएगा। मतलब वो एक्सेप्ट कर लिए हैं कि बिहार के लोग जाकर बाहर मजदूरी ही करेंगे। प्रशांत किशोर इसी को टारगेट कर रहे हैं कि क्या हम केवल मजदूर हैं? जितना पैसा वहां कमा रहे हैं वो बिहार में रह के नहीं कमा सकता, छोटा रोजगार लगा के। जैसे तेजस्वी यादव का भी हमने देखा बयान कि अगर हम काम करना छोड़ दे तो वो शहर बंद हो जाएगा, वहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, वहाँ के लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब आप यहाँ से माइग्रेशन को बंद नहीं करना चाहते। इनफैक्ट जो सरकार है इंडिया, ऐसा तो नहीं कि माइग्रेशन केवल आज का है। बिहार से माइग्रेशन तो बहुत पुरानी, मतलब ये जो एक मतलब यूथ एम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है, ये तो बहुत पुराना है। पर कोई इस पर ठोस कदम नहीं लिया जा रहा है। इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन दे दिया जाता है कि बिहार एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, यहाँ बड़ा इंडस्ट्री नहीं लग सकता, क्योंकि आधा बिहार डूबा रहता है, आधा बिहार सूखा रहता है और बीच में पानी जमाव का इशू होता है, इसलिए यहाँ बड़ा इंडस्ट्री नहीं लगाया जा सकता। तो केवल ये कह के बच जाना सोल्यूशन नहीं है। आपको अलग अलग तरीके से माइग्रेशन रोकने का और वहीं पर एम्प्लॉयमेंट देने के बारे में सोचना पड़ेगा। और तो ये यूथ आजकल ये भी देख रहे हैं लोग। ठीक है, अब देखें हम लगभग 20 या 22 मिनट सबके बिहार के इलेक्शन के बारे में चर्चा किए। आगे भी ऐसे चर्चा रहेगा, पर टॉपिक अलग अलग रहेगा। फिर से आप सब लोग से मुलाकात होगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।